अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। सबसे पहले रूहान चौधरी जो इस वक्त यूके में हैं, उन्होंने 5th क्लास को बहुत अच्छे नंबरों से पास किए हैं। मैं बहुत बहुत दिल से रूहान चौधरी बच्चे आपको मुबारकबाद कहता हूँ, कांग्रेचुलेशन। और रूहान वो है, जब फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी, लाख सब्सक्राइबर हुआ था, तो रूहान चौधरी ने MMTV का केक, जिस पे MMTV की तस्वीर, मेरी तस्वीर लगी हुई थी, और उस केक को काट के सेलिब्रेट किया था। उस खुशी के मौके पे रूहान चौधरी हमारे साथ थे और आज उनका खुशी का मौका है। उन्होंने 5वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। तो बच्चे थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। थैंक यू उस केक के लिए अगेन एंड लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और तरक्की करे और मेहनत करें और एजुकेशन हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। दूसरा, थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों को मैंने दुआ के लिए कहा था, शान जी के लिए, पूरी फैमिली के लिए। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं भेजी। जब मैं दुआएं पढ़ रहा था तो एक एहसास था कि वो फैमिली है जो शायद घोस्ट हंटर भी हैं, प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनने फ़ैन बनाए हैं, मैंने फैमिली बनाई है। आपका बिहेव ऐसा है जैसे आप अपने हैं, फ़ैन नहीं हैं, ख़ानदान के हैं, जुड़े हुए हैं, एक फैमिली हैं। सो लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। दुआएं देने का, मोहब्बतों का, सब बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने कहा, वीडियोज़ में भी मैंने बनाई है, मुझे लाजमी आप लोगों का भी फीडबैक साथ साथ चाहिए। मैं यूट्यूब को उसी वीडियो के नीचे जो इतवार की रात 8:30 बजे मैंने बनाई है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है अभी, आई नीड योर हेल्प, तो उसी के नीचे लाजमी कमेंट्स करके लिखिए आप तमाम लोग कि आपको क्या इस ऑफ कैमरा स्टोरी का कौन कौन लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो डे फिक्स किए हुए हैं, मंगल बुध जुमेरात। आपको पता है, किसी ने रात को आके कहानी सुननी है, किसी ने 5 बजे सुन लेती है। अमूमन लोग रात को सुनते हैं, पता होता है आज कहानी आनी है, लेकिन आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, उसी वीडियो के नीचे जो इतवार की रात को 8:30 बजे, जिसका टाइटल यही है, इसी ड्रेस में होगा, उसी का टाइटल, थंबनेल भी, जिसमें लिखा हुआ है मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड योर हेल्प। और उसी के नीचे कमेंट्स करके लिखिए कि आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता या आपको भी वीडियो नज़र नहीं आती। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे भेजी है, हो सकता है मैं आपके लिए चौथी कहानी भी शुरू करूँ। म्यार यही रहेगा, म्यार कम नहीं होगा, कहानी इसी तरह सुनाऊँगा कि आपको मज़ा आएगा। मुझे खुद मज़ा आता है कहानी सुनाने में, तो इसलिए सुनाता हूँ आपको। मज़ा जब मैं खुद पढ़ता हूँ, लोग सुनाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मून ने ये मुझे कहानी भेजी, उनका निकनेम है, और एक सच्ची कहानी, कुछ दोस्तों की कहानी। 10-12 साल हो चुके हैं इस वाक़ये को। लाहौर का ये वाक़या है, नाम उन्होंने मुझे खुद से कहा है चेंज कर दीजिएगा उनके। और ये भी उन्हीं के दोस्तों की एक कंपनी थी। वो कहते हैं एक दफ़ा एक जगह पे हम इकट्ठे सारे दोस्त बैठे हुए थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे दोस्त नहीं थे, वो किसी काम करने वाले थे। तो वो किसी काम के सिलसिले में एक दोस्त से मिलने के लिए आए थे। तो वहीं पे हम बैठ के, कुर्सियाँ लगी हुई थी प्लास्टिक की, जिस तरह अमूमन होती हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं और साथ साथ गपशप भी करते हैं। तो हम कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे, गपशप का सिलसिला हो रहा था। तो वहीं पे बात चल निकली ज़िंदगी में गुजरे वो खौफनाक वाक़यात। जिस तरह दोस्त बैठे होते हैं, रात का टाइम होता है, ऐसे एक दूसरे को वाक़यात सुनाने लगे। कुछ दोस्त ने ऐसे छोटी मोटी बात सुना दी, हाँ मैंने भी एक दफ़ा यार देखा था, ये था, एक था। वहीं पे एक लड़का, जिसका नाम मैं यहाँ पे फर्जी करने जा रहा हूँ, वो, मैं माजरत खा हूँ उस बहन से, मैंने एक दफ़ा लफ्ज़ क्रिश्चियन शायद यूज़ किया था, ईसाई। उन्हें कहा था अब इसकी बजाय आप ये कह दिया करें। वो लफ्ज़ मुझे भूल गया, मेरी बहन, मैं दिल से माजरत खा हूँ, इसलिए समझ जाइए। वो इसी मज़हब से ताल्लुक़ थे। मैं दोबारा नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उन हर्ट कोई भी ना हो। मेरा मकसद हर्ट करना नहीं होता यार, मैं प्यार करने वाला बंदा हूँ। मैं कहता हूँ सारे प्यार करें। मैं बड़ा फ़नी बंदा था, मजाक करता था, हंसता था, शरारतें करता था, डांस करता था, लेकिन अब बहुत सीरियस हो गया हूँ। मुझे बुरा लगता है कि मैं सीरियस ना हूँ, मैं फ़न करूँ। तो उनका फ़र्ज़ी नाम जोसेफ रख देता हूँ मैं। जोसेफ जो हैं, वो भी उसी महफ़िल में बैठे थे, वो भी उन्हीं के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। उन्होंने कहा यार मैं सुनाना नहीं चाह रहा, लेकिन
आज दिल कर रहा है जिस तरह आप लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, चले मैं भी आपको अपनी कहानी शेयर करता हूँ। ये सच्ची कहानी है। जिस जगह है, अच्छा जगह मैं आपको रियल ही बता रहा हूँ, लाहौर की जगह जो आज भी वाकई है और आज भी हॉन्टेड है। मैंने पिछले दिनों एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने कहा था एक बाग है बहुत बड़ा, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर गया था और उसकी वहाँ पे मौत वाक़ई हुई थी। आपको याद होगा वो एक मैंने कैंपस की कहानी सुनाई थी जहाँ पे स्टूडेंट गए थे तो उन्होंने देखा था चौकीदार भी वहाँ पे मर चुका था, उनको ऊपर जाता हुआ नज़र आया था। तो वहाँ पे एक बाग है, वो बाग मैंने विज़िट किया। यकीन मानिए रात का टाइम था, लाइट नहीं थी कि मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर सकता। वो इतना खौफनाक है, वो इतना हॉन्टेड है। मेरे साथ जो थे उनको मैंने कहा अनबिलीवेबल कि ये लोकेशन मुझसे बच कैसे गई, इतना ख़तरनाक बाग है, ये तो बहुत भयानक नहीं है, इसमें एक नहीं हज़ारों की तादाद में मखलूक है और वो लाहौर से ज़रा दूर है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक। मैंने कहा यार यहाँ पे तो राज प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उस बाग भी जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है वहाँ पे आज भी मखलूक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी कुछ दिन तक वीडियो भी एक छोटी सी बना के दिखाऊंगा और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा। जोसेफ कहते हैं हुआ कि जैसे कि मैं घरों में जाके वो रंगाई का काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, उनके पास उनका सामान होता है, बाल्टियाँ और ये वो चूना शूना मिक्स करते हैं और ब्रश के साथ। अमेरिका और यूरोप में तो लोग अपने घरों में खुद करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में रंगाई करने वाले होते हैं लड़के। वो कह रहा उस वक्त मैं यंग था तो मुझे एक बंदे ने अपने घर में काम के लिए बुलाया कि आओ यार वहाँ पे काम है और देखो। मैं वहाँ पे गया, मैं ठेका होता है तो मैंने कहा जी रोज़ का मुझे देंगे या ठेका करेंगे? उन्होंने कहा जी ठेका कर लेते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। वो मैंने सारा काम देखा, मैंने कहा जी ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी और उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ। सामान दिया, मुझे पैसे दिए और मैं गया सामान लेके आ गया। उसने कहा यार कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा जी 5 दिन में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो अब ये फिक्र है। उसने कहा यार इसको जल्दी नहीं हो सकता। मैंने कहा यार मैं कोशिश पूरी करूँगा, जल्दी कर दूँ लेकिन तकरीबन 5 दिन लग जाएंगे। उन्होंने कहा यार कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है मैंने काम शुरू कर दिया और लड़के भी ले आया, जल्दी हो जाए। जो हमने सामान बनाना था हमने सामान बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो चूना वगैरह रंग वगैरह करना था वो हम करते रहे। तकरीबन 3 दिन हमें गुजर गए और अभी भी काम बहुत रहता था क्योंकि मैंने कहा था मैं लड़के लगा भी दूँ लेकिन लेट हो जाएगा। चौथा दिन था तो उसने कहा यार आज इसको मुकाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है लड़के चले जाएंगे, मेरे पास बाइक है तो ये वैगन पे आते हैं। मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा रात 8 बजे तक काम करूँ। मैं काम करता रहा यहाँ तक कि रात के 8 बज गए। उसने मेरे लिए खाना वगैरह मंगवाया और कहा नहीं यार अब ज़रा और भी खींचो ताकि कल का बड़ा कम रह जाए, जितना मैक्सिमम काम खींच सकते हो काम खींचो। मैंने काम खींचा करते करते तकरीबन रात के 11 सवा 11 बज गए। मैंने उसे कहा यार मैंने जाना भी, रास्ता बड़ा वीरान है। ये उन दिनों की बात है, वो इस एरिया की जिसकी मैं अभी आपको बताऊंगा वो बहुत वीरान होता था। वो कहते हैं जी मैं तकरीबन जब वहाँ से निकला तो 11:30 के करीब टाइम हो चुका था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसको कहा आज काफ़ी मैंने काम ख़त्म कर लिया है, सुबह आऊँगा इंशाल्लाह जो बाकी काम रह गया इंशाल्लाह। कल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या यूज़ करते हैं उनका नाम जोसेफ है। इतनी बातों की गलती ना पकड़ा करें, माफ़ कर दिया करें, वरना इस पर भी लोग लिख रहे होते हैं हाँ जी बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली आपने, ये कह दिया। वो तो इस कहानी सुना करें, लव यू। वो कहते हैं जी मैं वहाँ से रवाना हुआ। मैं चलता अपने मज़े के साथ घर की तरफ रवां दवां था। एक जगह जहां उमर चौक आज भी वो कहलाता है, ये रियल नेम है लाहौर का, बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ हो जाएंगे। उमर चौक के करीब पहुंचा तो आगे एक टैंकी स्टॉप है, वहां पे क्रिश्चियन यानी जो ईसाई भाई हैं उन्हीं का कब्रिस्तान है बहुत बड़ा। वो कह रहा है जैसे ही मैं उमर चौक और उस जगह पे पहुंचा तो मेरी बाइक इस तरह झटके मारना शुरू हो गई कि बंद होने वाली है और आखिर मेरी बाइक बंद हो गई। क्या हुआ, इधर उधर किक्कें लगाई, नहीं स्टार्ट हुई। टैंकी खोल के देखा तो पता लगा पहले ही जो पेट्रोल था वो रिजर्व पे लगा था, बिल्कुल टैंकी खाली हो गई है। सीन ऐसा ही नहीं था कि मैं लिटा भी लूँ तो कुछ बच जाए। फिर भी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, उसको लिटाया। लिटाने के बाद उसके अंदर फूंके मारी, फूंके मार के उसको ढक्कन बंद कर दिए। ये टोटके जो करते हैं लोग, किकें मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब मैंने काफ़ी कोशिश कर ली
और बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं परेशान हो गया कि यार अब क्या बनेगा, पेट्रोल पंप तो अब मिलेगा भी नहीं। टाइम हो चुका है रात के तकरीबन 12:15 का। पेट्रोल पंप वहाँ पे करीब कहीं पे भी नहीं है और शॉप्स पे जो मिलता होता है वो भी दूर, वहीं बहुत आगे दूर कहीं है। यहाँ पे तो आगे करीब जो दुकानें हैं वो एक दो मुर्गी की दुकानें हैं और एक दो छोटी सी दुकानें हैं, इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। अब मैं उस कब्रिस्तान के बाहर खड़ा और काफ़ी परेशान हो रहा था कि यार अब क्या करूँगा, ये तो बड़ा अजीब सा सीन हो गया मेरे साथ, मैं करूँ तो क्या करूँ। शदीद सर्दियाँ तो नहीं थी, लेकिन सर्दियों का मौसम इस तरह का शुरू हुआ था, हल्की हल्की मामूली से ऐसे ठंड सी महसूस होती थी, गर्मी का एहसास नहीं होता था। अब मैं परेशान होके कि इसको लेके भी चलूँ तो बहुत दूर जाना पड़ेगा और क्या करूँ, टाइम बहुत हो गया, मेरी समझ में कुछ भी ना आया। तो वहीं से मैंने देखा सामने एक जो गली थी, उस गली से, गली नुमा एक सड़क नुमा के, ये वहाँ से एक लड़की चलती हुई आ रही। मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये लड़की कौन आ रही है रात के इस पहर। खैर मैंने उसको एक निगाह देखा और निगाह नीचे कर ली। बुरा लगता है किसी को इस तरह घूरते हुए देखना। वो लड़की चलती हुई आई, मैं उसकी तरफ कमर करके खड़ा हो गया। वो चलती हुई मेरे बिल्कुल करीब आई और उसने मुझे मुखातिब किया, भाई। मैंने मुड़ के देखा, मैं कहा जी। उसने कहा मुझे लिफ्ट चाहिए आपसे। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा जी लिफ्ट, किस तरह की लिफ्ट चाहिए आपको? उन्होंने कहा यही कि बाइक पे आप मुझे भी मेरे घर छोड़ दें, रात का टाइम है, मैं अकेली हूँ और मैं परेशान हूँ। मैं तो डरती डरती खुदावन से कहती आ रही थी कि किसी तरीके मैं पहुँच जाऊँ अपने घर। ये तो आपको पता है बहुत रात हो चुकी है, मैं मजबूरी में थी और ये है वो है, तो प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट दे दें। मैंने कहा भैया आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं तो खुद मदद के इंतज़ार में खड़ा हूँ, बाइक मेरी बंद हो चुकी है। उसने कहा क्या हुआ आपकी बाइक को? मैंने कहा भी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त तो पेट्रोल भी कहीं से भी नहीं मिलना और मैं परेशानी की हालत में हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, आपको कैसे लेके जाऊँ? तो उसने कहा मैं दुआ करती हूँ पेट्रोल मिल जाएगा, मेरा दिल कह रहा है, मेरी छठीस कह रही है पेट्रोल मिल जाएगा। भाई चलें, पेट्रोल मिल जाएगा, आप यहाँ से चलें और मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, मेरी माँ बहुत परेशान होगी और मेरी माँ अकेली है। मैंने उसकी चेहरे के एक्सप्रेशन से इतना अंदाज़ा लगा दिया कि वो वाकई परेशानी की हालत में थी। लड़की बिल्कुल नॉर्मल सी गरीब घर की लड़की लग रही थी। उसने सर पे भी जिस तरह दुपट्टा लिया होता है, इस तरह का एक दुपट्टा लिया होता है। उस दुपट्टे के अंदर वो शीशे लगे हुए थे जो चमक रहा था बहुत ज़्यादा, जिस तरह शीशों का काम होता है दुपट्टों के ऊपर, तो उसके दुपट्टे पे इस तरह शीशे का काम था और बहुत ज़्यादा वो दुपट्टा चमक रहा था। लेकिन उस कपड़े से, उस शीशे के काम से अंदाज़ा होता था कि बहुत ही सस्ता सा कपड़ा है और वाकई किसी गरीब घर की लड़की है। तो वो बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, जो अंदाज़ा होता था देख के मुझे कि वो वाकई घबरा भी रही है कि अकेला लड़का है, रात का टाइम है और मैं इससे लिफ्ट भी मांग रही हूँ। उसकी नज़रें भी उसकी झुकी हुई थी और मुझे लगा कि वाकई किसी गरीब घर की है, लेकिन बहुत ही बाइज़्ज़त और बहुत ही शरीफ लड़की है। इसको रात को इस वक्त इस तरह छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। उसकी निगाहें मेरी तरफ उठती थी तो इल्तिजाइया निगाहें होती थी, जैसे कोई कह रहा हो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा काम कर लो, ये अंदाज़ था उसका। और मैं कह रहा हूँ क्या करूँ? तो उसने जब मुझे कहा मान ले मेरी बात भाई, प्लीज़ आप चलें, पेट्रोल मिल जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। वो इतनी दुआया अंदाज में कह रही थी जैसे उसका दिल कह रहा था, वो दुआ भी कर रही है, भाई चलो मुझे घर पहुंचना है, मेरी माँ परेशान है। तो मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं दोनों, मैं आपके साथ साथ, तो बैठ तो इस पर सकते नहीं हैं, तो जहाँ कहीं पेट्रोल नज़र आ गया हम पेट्रोल भी ले लेंगे और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। कहती है चलें भाई। उसकी निगाहें अभी भी ज़मीन की तरफ थी, सर उसका झुका हुआ था और उसने जो एक चादर सी ली हुई थी वो यूं अपना जो बड़ा सा दुपट्टा था शीशों वाला, उसको इस अंदाज में जिस्म पे लपेटा हुआ था कि उसने अपना पूरा जिस्म ढांपा हुआ था। वो वाकई उसके उस कपड़ों से उस गुर्बत झलक रही थी, लेकिन उसके बावजूद इज़्ज़त भी नज़र आ रही थी कि वो एक इंतहाई शरीफ और इज़्ज़तदार घराने से है। उसका चलने का अंदाज़ और उसका कपड़े को ढांपने का अंदाज़। खैर हम दोनों चल पड़े। हम थोड़े ही फासले पे गए, मैं उस मार्केट से कई दफ़ा पहले भी गुजरा था। वो एक छोटी सी मार्केट थी, 3-4 वहाँ पे दुकानें थी। अब तो वहाँ पे बहुत आबादी हो चुकी है, जिस वक्त की बात है। वहाँ पे एक मुर्गी की दुकान थी, मुर्गी की क्या दुकान थी, फट्टा सा रखा हुआ था, पीछे एक छोटा सा खोखा सा उसने बनाया हुआ था, एक दो इस तरह की और दुकानें थी। तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि फट्टे के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है और उसने बोतलें रखी हुई हैं और वो और नहीं पेट्रोल की बोतलें हैं। मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया। वो कहते हैं कि चलें पेट्रोल मिल गया, ये मुश्किल हल हुई और उसके फ़ौरन मैंने पेट्रोल डलवाया, कहा बैठें मैं आपको छोड़ देता हूँ। टैंकी स्टॉप से मैंने उसको पीछे बिठाया। उससे पहले हम चलते हुए आ रहे थे, उमर चौक पीछे है, टैंकी स्टॉप थोड़ा सा फासले पे है।
वहाँ से हम रवाना हुए। हमने जाना था, ये भी जैनवन लोकेशन है, ये जो दोनों नाम लिए टैंकी स्टॉप उमर चौक, ये आज भी मौजूद हैं, जैनवन लाहौर की जगह हैं। और वो कहते हैं हम पहुँचे खान चौक, जो अमूमन 12 नंबर स्टॉप कहलाता है। लाहौर के जितने रहने वाले हैं उस इलाके को उनको फ़ौरन समझ आ गया होगा। 12 नंबर स्टॉप पे उसका घर था। चलते रहे यहाँ तक के रास्ते में मेरा घर आ गया। अब जब घर आ गया तो मैंने बाइक स्लो कर ली। मेरी बाइक स्लो करने से उसको अंदाज़ा हुआ जैसे वो यहाँ अब रुकना चाह रहा है या मुझे उतारना चाह रहा है। वो लड़की समझ गई, कहना चाह रहा है कि भाई मेरा तो घर आ गया, मैं आगे क्या करूँ। तो वो बोल पड़ी कि भाई आपने तो कहा था मुझे घर छोड़ देंगे, मैं इस वक्त मज़ीद वीराने में आ गई हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे घर तक छोड़ दो। वो कहता है मेरे दिल में एक तरस है यार, वाकई ठीक है, मैं उसको अकेला छोड़ूं जो मैं दिल में देख चुका हूँ, अपने दिल से बात कर चुका हूँ कि शरीफ लड़की है, इज़्ज़तदार लड़की है, इस तरह उसको रात को अकेला छोड़ना भी अच्छा नहीं है, मैं भी बहनों वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा ये घर आ गया था, मैंने इसलिए बाइक स्लो की थी, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने स्पीड बढ़ा दी और बाइक उसी तरफ ले गया। जब वो कहते हैं हम खान चौक पे पहुँचे, जिसको 12 नंबर स्टॉप कहते हैं, तो उसने कहा जी ये वो सामने मेरा घर है। तकरीबन कब्रिस्तान से थोड़े ही फासले पे नाला सा आता है, नाले पे उसने कहा रोक दे भाई, बस आगे ही मैं चली जाऊंगी, मेरा घर है। नाले के करीब मैंने उसको वहीं पे बाइक रोकी, वो नीचे उतरी और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने भी उसको कहा बहन बस आगे, मैं आगे कहती हूँ तो आगे, यहाँ तक आ गया हूँ, आपको आगे भी आपके घर छोड़ आता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप खैर खैरियत से अपने घर पहुँच जाएँ। तो आप मुझे इजाज़त। उन्होंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी। तो मैंने कहा जी मुझे इजाज़त। तो जब मैंने ये कहा मुझे इजाज़त, तो साथ ही मैंने बाइक मोड़ने लगा तो उसकी आवाज़ आई जो आप भाई कह रही थी, मुझे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे ना बकायदा जैसे झटका सा लगता है ना, झटका सा लगा। मैंने कहा जी, मुड़ के देखा जी, तो उसने दोबारा से कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब उसका लहजे में वो जो मासूमियत थी, वो इज़्ज़तदाराना स्टाइल था, वो सब चेंज हो चुका था और वो आपसे अब मेरे ऊपर तुम पे आ गई थी। मैं कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो उसी लम्हे उसने जो जुमला बोला वो बहुत ही अजीब सा जुमला, खौफनाक सा जुमला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम अपने घर कैसे जा रहे हो। कहता है जब मैंने ये जुमला सुना तो मैं बाइक पे ही बैठा हुआ था, बाइक मेरा स्टार्ट था और मैं उसकी बात यूँ सुन रहा था कि ये कर क्या रही है, मुझे क्या कह रही है, शुक्रिया अदा करने के बजाय कह रही है तुम अपने घर कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के। मैंने कहा मैं तुम्हें लिफ्ट देने आया था और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो कहती उसने जब कहका लगाया ना, उस वक्त मेरे 14 तबक रोशन हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। उसका कहका इतना भयानक कहका था और जब उसने मुंह खोला तो उसके दांत जो मैंने देखे वो इंसानों की तरह तो थे, लेकिन आगे वाले 2 दांत उसके बड़े थे, इतने बड़े थे कि इंसान के बड़े हों भी सही तो इतने बड़े नहीं हो सकते। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि ये क्या कर रही है, इसके दांत, और मैं कांपना शुरू हुआ। तो मेरे दिमाग ने एकदम जो सोचना शुरू किया कि मैंने उसको वहाँ से भी उठाया तो कब्रिस्तान था जहाँ मेरा पेट्रोल ख़त्म हुआ था, कब्रिस्तान के सामने से ये मिली है और यहाँ भी जहाँ पे मुझे कह रही है उतारो तो यहाँ पे भी कब्रिस्तान है। तो मैंने इर्द गिर्द यूँ देखना शुरू कर दिया कि कौन सा घर है इसका जहाँ पे ये उतरी है। तो मुझे लगा कि ये कहीं करीब कोई घर नहीं है, सामने ही कब्रिस्तान है। तो कहता है उसका हंसना, उसके दांत और कब्रिस्तान का सुनना कि मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। उसी लम्हे मैंने उसको गौर से अब देखा, पहले उसकी शर्म व हया, एक इज़्ज़तदार लड़की घर से है, ये वो चीज़ें सोचते हुए मैंने घूर के उसको नहीं देखा था। अब उसको घूर के देखा, वो उसके दांत देखे, उसका चेहरा देखा और उसके कपड़े देख के जब उसके पाँव पे निगाह पड़ी तो बस वो आखिरी लम्हा था जिस वक्त मैंने उसको देखा और जैसे ही मेरी निगाह उसके पाँव पे गई मेरी जान निकल गई। उसके पाँव पीछे की तरफ थे, मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, उसके पाँव इस तरह आगे की तरफ होने चाहिए थे जबकि उसके पाँव ऐसे पीछे की तरफ थे। वो पिछल पैरी थी, वो उल्टे पाँव वाली चुड़ैल थी। वो कहता है उसके बाद मोटरसाइकिल पे मैं बैठा हुआ था, मैं उसको स्टार्ट था, गियर लगाता भागता, मेरा दिमाग इतना माऊफ हुआ, इतना दिमाग मेरा बंद हुआ कि मैंने बाइक नहीं चलाया, गियर नहीं लगाया, वहीं पे ही मोटरसाइकिल को गिरा दिया। इतना हवास बाख्ता हुआ कि उसके बाद मैंने भागना शुरू कर दिया और ज़िंदगी में शायद मैं इतना तेज़ नहीं भागा था जो उस रात मैं भाग रहा था। और ऐसा भाग रहा था कि आज अगर मैं भाग गया, तेज़ी से दूर निकल गया तो मैं बच जाऊंगा,
वरना ये चुड़ैल मुझके पाँव उल्टे हैं, ये मुझे खा जाएगी, मेरा नुकसान पहुंचाएगी, या जो इसके 2 बड़े दांत हैं ये मेरा खून ही पी जाएगी। वो कह रहा है मैं भागता रहा, यहाँ तक कि भागता भागता बहुत दूर निकल आया, काफ़ी दूर आ गया और इतना थक चुका था, इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मेरे जूते कहाँ उतर गए मुझे कोई होश नहीं। बाइक में फेंक आया था, अकल से काम लेता तो बाइक पे भागता। मैं भागता काफ़ी दूर आके जब ऐसा हो गया कि हिम्मत जब आ गई तो मैं ज़मीन पे बाकायदा गिर गया, और गिरा भी मुंह के बल। मेरी दिल की धड़कन खौफ से भी तेज़ थी, ऊपर से मैं भागा था उससे भी तेज़ थी, मेरे जिस्म से पसीने से शराबूर हो रहा था, खौफ के आलम मेरी आंखें फटी जा रही थी और मैं बहुत बुरी हालत में था कि मैंने डरते डरते पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। इसका मतलब है वो मेरे पीछे नहीं आई, क्योंकि जब मैं डरते डरते ज़मीन पे गिरा था तो इस खौफ से गिरा था कि अब तो मैं भाग भी नहीं सकता और वो भी भागते हुए मेरे पीछे आ रही है। क्योंकि जब मैं भाग रहा था शायद वो मेरा वहम था, मेरा खौफ था कि मुझे मुसलसल लगता रहा वो भी मेरे पीछे भागती हुई आ रही है। मैंने उसकी आवाज़ बोलने की तो नहीं सुनी, भागना मुझे महसूस हुआ, लेकिन जब मैं गिरा तो यही दिमाग में पहला ख्याल आया कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जब मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी देर वहाँ पे सांस लेता रहा। जब मेरा सांस बहाल हुआ, मैं बेहतर कंडीशन में आया, फिर उठा और तेज़ तेज़ भागने वाले अंदाज में चलते जहाँ पे कुछ एक मार्केट सामने आई वहाँ पे मैं पहुँचा और वहाँ पे जाके इस अंदाज में बैठा कि मुझे कोई होश नहीं, हवास बाख्ता सा हो कि मैं बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि रोशनी वो उस वक्त वो वीराने की एक जगह थी, लेकिन मैं जिस जगह पे बैठा था वो बिल्कुल थोड़ी सी आबाद जगह थी, वहाँ पे होटल था और लोग इस तरह थे। तो मैं बैठा रहा और जब मैंने देखा अब सूर्य मतलब अजानें हो रही हैं और रोशनी निकलना शुरू हो गई है, तो मैं चलता हुआ वापस खौफज़दा आलम में, कि मेरा बाइक था, मैं एक गरीब बंदा था, एक रंग करने वाला, मेरे लिए तो मेरा बाइक बहुत कीमती था, तो मैं डरा हुआ भी ये था वो मेरा बाइक ले गई होगी। मुझे यकीन था कि, और होना भी ऐसी चाहिए था, कि जब आप ऐसी जगह पे बाइक छोड़ आए हैं, कोई भी गुजरने वाला राहगीर भी आएगा तो उसको पड़ा हुआ बाइक मिलेगा, वो तो कहेगा लो भाई अयाशी हो गई, चुक लो। तो कह रहा मैं चलता डरता, क्योंकि अब रोशनी भी फैल रही थी, खौफ मेरा काफ़ी कम हो चुका था। मैं जब उस जगह पे गया तो वो बाइक जो मैंने ज़मीन पे गिरा दिया था और भागता हुआ आया था, बाकायदा तौर पे साइड पे खड़ा करके स्टैंड पे लगा दिया गया था, जैसे किसी ने एहतियात के साथ डबल स्टैंड पे अपने बाइक को लगाता है, सिंगल पे भी नहीं डबल स्टैंड पे मेरा बाइक वहाँ पे लगा हुआ था और मेरा बाइक वहाँ पे महफूज था, चाबी उसके अंदर महफूज थी। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरा कोई बाइक भी नहीं लेके गया और वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसने कहा इस वाक़े को काफ़ी अरसा हो गया, मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये सच्चा वाक़या मेरे साथ हुआ है। वो लड़का कहता है मैं इतना डरा, उसके बाद इतना डरा, घर बाइक पे तो चला गया, गुर्बत थी कि बाइक मेरा वो ना हो, एक खौफ था कि मेरा बाइक ना चला जाए, ज़िंदगी भी अजीज़ थी, लेकिन मुझे 4-5 दिन मुसलसल बुखार रहा। वहीं पे बैठे हुए एक और लड़का, जिसने जब कहानी उसने सुना ली, तो ये भी फ़र्ज़ी नाम है, सजाद उसका, मैंने फ़र्ज़ी नाम रखा है। तो सजाद ने कहा जहाँ की तुम कहानी सुना रहे हो यार, वहाँ के तो मेरे साथ कई वाक़यात हो चुके हैं। उसने कहा कहाँ पे? उसने कहा वो दूसरा कब्रिस्तान जो 12 नंबर पे तुमने देखा है, वो मुसलमानों का बड़ा सा कब्रिस्तान है, उसी की बात कर रहे हो ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा यार जहाँ मैंने उतने वहाँ पे नज़ारे देखे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा जो उसके साथ लड़का बैठा था, तो वो असिस्टेंट मुस्करा पड़ा, क्योंकि जो उसका असिस्टेंट है उसका नाम रियल तो मैं नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम हाफिज़ रख रहा हूँ। उसने कहा कैसे हाफिज़? सजाद ने उससे पूछा कैसे हाफिज़? तो हाफिज़ भी हंस पड़ा कि वाकई, क्योंकि हाफिज़ जो था असल में वो गोरकन का था, उसी ही कब्रिस्तान जिसकी उसने बात की थी, बड़ा सा बहुत बड़ा कब्रिस्तान अभी भी मशहूर है। वो क्या है, उस कब्रिस्तान के अंदर वो जो हाफिज़ है, शायद हो सकता है आगे मैं इनका आपको इंटरव्यू भी दिखाऊँ हाफिज़ का, क्योंकि मैंने ज़िम्मे लगाया है आज उनसे बात करके कि हाफिज़ को लाइन अप करें। हाफिज़ के पास बहुत सारी कहानियाँ, क्योंकि हाफिज़ उसका नस्ल दर नस्ल जो पेशा आ रहा है उसके वालिदैन का, वो है गोरकन, यानी कब्रिस्तान के अंदर वो कब्रें खोदते हैं, परदादा झारदादा, उसके बाद दादा, उसका बाप, वो नस्ल दर नस्ल वो यही काम कर रहे हैं, कब्रें खोदने का। तो उनका जो घर है अभी भी वो उसी कब्रिस्तान के बीच में है, एक जगह उनको मिली हुई है, वहीं पे उनका घर है। और ये बड़े बहादुर लोग होते हैं, मैं कई घर ऐसे देखे हैं। जब मैं राज मुल्तान में होता था, राज करता था, तो हम कब दूर दराज के जंगलों में जब कब्रिस्तानों में जाते थे तो कोई आबादी नहीं, सिर्फ एक कब्रिस्तान है, उसके दरमियान में एक
कच्चा सा घर मौजूद होता था। तो मैं हैरान होता था ये लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। तो उसने हाफिज़ को कहा, उसने कहा हाँ जी इनको वो वाली बात सुनाएं। हाफिज़ का भी बहुत सारे नज़ारे हैं जो उस कब्रिस्तान में देखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सजाद का हम लोग, ये जो लड़का है हाफिज़, ये सबको पता था दोस्तों को मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ कि हाफिज़ उसका असिस्टेंट इसलिए है कि जो सजाद है वो अभी भी इंटरनेट के लिए, ये वाक़या बहुत पुराना नहीं है, अभी कुछ सालों का है, इंटरनेट के लिए जो केबल्स बिछाई जाती हैं और केबल बिछा के इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो उसका काम करता है। और वो जो लड़का है उनका काम तो ख़ानदानी गोरकन है, कब्रें खोदना है, लेकिन वो इस फील्ड में भी उसके साथ आ गया कि हर वक्त तो कब्र नहीं खोदनी होती, जब कभी आए तो वो कब्र खोद देते हैं, बाकी टाइम वो उसके साथ अटैच रहता और वो केबल्स वगैरह लगाते और नेट वगैरह प्रोवाइड करते। ऐसी ही एक उन्होंने कहा सुबह से बारिश शुरू हुई उस रात, बहुत मौसम अजीब सा था, सुबह से बारिश होनी शुरू हुई, यूँ बारिश होनी शुरू हुई। कंप्लेन एक दिन पहले से आ रही थी काफ़ी कि यार केबल ठीक नहीं आ रही, नेट ठीक नहीं आ रहा, मसला आ रहा, नेट ठीक करके जाओ, नेट ठीक करके जाओ। नेट इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जब ये ना आ रहा हो तो जो घर के लोग हैं वो सुकून से नहीं बैठ सकते। आज तो बहुत ज़रूरत बन गया है। तो कहते हैं वो तकरीबन कोई जुमे का शायद दिन था, तो जुमेरात को ही ऐसा हुआ, बहुत सारी हमें कंप्लेन आई थी कि यार इंटरनेट नहीं आ रहा, इसको ठीक करें। मैंने कहा अच्छा यार मैं करता हूँ। मैंने जाके जब विज़िट किया उनका, देखा तो वाकई इंटरनेट नहीं है। मैं अपनी इंटरनेट की जो चेक करते हैं जिससे वो भी लेके गया, इधर उधर देखा तो उनको पता लगा ये जुमेरात की तकरीबन वो कह रहा है 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ। कहता है मैंने जाके चेक किया, सजाद मेरे साथ, हाफिज़ मेरे साथ था, तो सजाद और हाफिज़ गए हैं, इधर उधर चेक किए तो पता लगा केबलें जो हैं वो कटी हुई हैं काफ़ी जगहों से, और काफ़ी जगहों पे ऐसा है पूरा पीस गायब है केबल का। ये अब भी बहुत सारी जगहों पे होता है कि केबल ही काट के ले जाते हैं, लंबी सी केबल कहीं से गुजरी है तो क्या करते हैं काट के केबल ही चुरा के ले गए। वो कह रहा है जब मैंने देखा केबल के पीस कटे हुए काफ़ी जगहों पे तो मैं उनके घर गया, कंप्लेन वालों को बताया गया जी आज तो नहीं हो सकती, आज तो रात हो गई है, मुझे सुबह केबल लानी पड़ेगी और केबल के जोड़ लगाऊंगा तो कल आपको चला के दूंगा, आज तो रात हो गई है। केबल ही अगले काट के ले गए तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा यार कल का दिन है, जिस तरह भी करो इसको चला के दो। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह में निकला तो सुबह बारिश थी, मैं 10 बजे घर से निकलने लगा तो देखा बाहर मौसम बहुत ही तूफ़ानी हो रहा है, बादल हैं, बरस रहे हैं, बारिश ही बारिश हो रही है, मौसम बहुत ऐसा है कि निकल ही नहीं सकते। मैं इंतज़ार करता रहा कि यार बारिश थमे तो मैं केबल लूँ और उसके बाद मैं उनका काम करके दूँ। उसके बाद तकरीबन कोई 1 बजे करीब बारिश रुकी, मैं गया मार्केट और वहाँ से जाके मैंने केबल ख़रीदी, जो भी सामान ख़रीदना था वो मैंने सामान ख़रीदा और उसके बाद मैंने ऑफिस को कहा चलो यार अब इनको लगाएं। जब हम गए तो फिर तेज़ बारिश हो गई। तेज़ बारिश में मसला ये होता है हमें खंभों पे चढ़ना पड़ता है और जो खंभे होते हैं बारिश के दिनों में वो गीले बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे करंट लगने का ख़तरा होता है, तो हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं बारिश रुक जाए उसके बाद करेंगे। इंतज़ार करते करते यहाँ तक के रात हो गई, बारिश ना रुकी। तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम था कि बारिश रुक गई। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं हाफिज़, बारिश अभी थोड़ा सा और टाइम दे दे, ज़रा रुक जाए, अगर थोड़ी देर रुकी है अभी, अगर मज़ीद घंटा रुकी रहती है तो कम से कम वो जो एरिया है ना उसको तो चला देना, उसकी कम कम जोड़ तो लगा दें, बाकी सुबह करेंगे। हाफिज़ ने कहा ठीक है जी अभी चल के उसको लगा देते हैं। तो कहते हैं हम दोनों ने सामान उठाया, केबल उठाई और चल पड़े। कब्रिस्तान से पहले जो खंबा था वहाँ से केबल लगानी थी और कब्रिस्तान के अंदर से जो गुजर रही थी वहाँ से गुजारते हुए एंड तक पहुँचानी थी। खंबे पे मुश्किल से जैसे कैसे सीढ़ी रख के डरते डरते चढ़ गया क्योंकि गीले थे खंबे। वहाँ से मैंने केबल लगानी, इंतज़ार करते रहे हम दोनों कि मज़ीद घंटा 2 घंटा देख लेते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं बारिश होती हल्की से रुक जाती, होती रुक जाती। मुझे था यार ये वाला जो क्लाइंट है बहुत अहम है, उसकी केबल का जो लिया होता पैकेज वो भी काफ़ी बड़ा पैकेज था और उसने कहा हुआ था मुझे जुम्मे को ना मिली तो यार मैं आपकी छोड़ दूंगा, कोई इस तरह की सूरत हाल थी। इसका मैंने कहा यार रात को 12 भी बज जाएंगे ना, आज करके जाना है हाफिज़ क्योंकि ये नाराज़ हो जाएगा। और करते करते यही हुआ, बारिश होती रुक जाती, होती रुक जाती, तकरीबन 11:30 12 बज गए। 12 बजे के करीब मैंने देखा बारिश नहीं होने, मैंने कहा चल यार रिस्क ना लें, इसको आप करके दें, उसके साथ सुबह फड्डा हो जाएगा। चलो हमने सामान उठाया, सीढ़ी रखी और चढ़ गए उसके ऊपर, खंबे के ऊपर, और वहाँ से जो जोड़ लगाना था हमने वहाँ पे जोड़ लगा लिया, जोड़ लगा के केबल बिछाई और बिछाने के बाद हम रास्ता ढूंढते रहे कि कब्रिस्तान में भी जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ था और अब हमने कब्रिस्तान से अंदर जाके एक जोड़ लगाना था, अंदर जोड़ लगा के फिर हमने आगे की तरफ जाना था। अब क्योंकि पानी जगह जगह से खड़ा हुआ तो हम गुजरने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे जहाँ से हम इजीली गुजर सके। कब्रिस्तान का अमूमन ये होता है कि कब्रें कच्ची होती हैं,
रास्ता भी कच्चा होता है। जब बारिश होती है तो सारा रास्ता इस तरह गीला हो जाता है कि आपको स्लिप होने का खतरा होता है। कब्रिस्तान पाकिस्तान के, क्योंकि ये कहानी पाकिस्तान नहीं सुनता, पूरी दुनिया में सुनी जाती है। बाहर के अब कब्रिस्तान और तरह के हैं। यहाँ पाकिस्तान की कच्ची मट्टी, पुरानी मट्टी वाले कब्रिस्तान हैं। यहाँ पे स्लिप होने का खतरा होता है। बारिश के दिनों में लोग नहीं जानते। और वैसे भी सांप बिच्छू इस तरह की चीज़ें भी पाई जाती हैं। वो कहता है हम बचते बचते कि कहीं स्लिप ना हो, गिर ना हो, मैं और हाफिज़ कब्रिस्तान में दाखिल हुए। मुझे थोड़ा सा खौफ था, इसलिए कि कब्रिस्तान में रात को जाते हुए एक डर लगता होता है। और ये इतना बड़ा कब्रिस्तान था, वीरान कब्रिस्तान था, और यहाँ से गुजरना और यहाँ के अंदर जाना भी बहुत था। लेकिन क्योंकि मेरे साथ हाफिज़ था, हाफिज़ का घर था इस कब्रिस्तान के अंदर, यहीं का रिहायशी था, आबाओ अजदाद इसके इसी कब्रिस्तान में रहते हुए आ रहे थे, तो हाफिज़ का साथ होने की वजह से मैं डरा नहीं। मैं कहा चल यार हाफिज़ है तो मसला कोई नहीं है। हम दोनों दाखिल हुए, चलते हुए कब्रिस्तान में पहुँचे और ढूंढते ढूंढते उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पे मैंने कार का जोड़ लगाना था। वहीं पे मैं अपना तार का जोड़ जो है वो अपना लगाने के लिए खड़ा हो गया। हाफिज़ मेरे साथ था, तो मैं उसको तार का जोड़ लगा रहा था। लगाते लगते तो उसको मैंने नीचे बैठा छीलना, तो मैंने मुड़ के देखा हाफिज़ मेरे ख्याल में बताए बगैर मुझे उसने क्या किया, वो घर चला गया। क्योंकि काम ज़रा लंबा था, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा मुझे लगना था, छीलना था, करना था, जिस तरह काम होते हैं सारा। तो हाफिज़ ने क्या किया, मैं अपने काम में मगन था, मस्त हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। तो हाफिज़ ने मुझे कहा या नहीं कहा, वो चला गया। मैंने मुड़ के देखा हाफिज़ नहीं है। फिर भी मुझे किसी डर का एहसास नहीं हुआ। मैं कहा चल गया है यार, घर तक आ जाएगा, कोई मसला नहीं। मैंने भी लगा के इतनी देर में वो आ जाएगा, जोड़ लगाता हूँ, आगे चलता हूँ। मैं ऐसा बैठे जोड़ लगा रहा था कि एकदम मुझे हल्का सा ऐसे महसूस हुआ कि मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जैसे किसी चीज़ ने मुझे टच किया है। मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कोई पतंगा होगा, कोई उड़ने वाले जो बारिशों में उड़ते हैं, वो कोई चीज़ होगी इस तरह के लगी है, या ज़ोर से मुझे टच हुई है, तो ये हुआ है। मैं फिर काम में लग गया। थोड़ी देर अभी हुई थी, एक छोटा सा बारीक सा, जिस तरह कंकर नहीं होता, इस तरह कंकर आके बाकायदा कमर के दरमियान में मुझे लगा है। फिर मैंने मुड़ के देखा कि यार ये एक कंकर सा लगा है, ये कुछ लगा है। लेकिन उस वक्त ये फ़ौरन दिमाग में आया, ऊपर से भी हो सकता है कोई चीज़ गिरी हो, क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा था ऊपर दरख्त था और मैं नीचे बैठा हुआ था, काम कर रहा था। तो हो सकता है ऊपर से दरख्तों के ऊपर कोई गोल गोल से लगे होते हैं, कोई खाने वाली चीज़ नहीं होती, वैसे होते हैं, वो आके लग गया। और मैं फिर काम में लग गया। थोड़ी देर के बाद बाकायदा एक बड़ा पत्थर, बड़ी चीज़ जिस तरह आके मारी जाती है, इसी तरह की बड़ी चीज़ मुझे लगी। अब मैंने चौंक के देखा कि यार ये कौन है। मेरे जहन में आया कि हाफिज़ कहीं शरारत तो नहीं कर रहा मेरे साथ, कहीं छुपा हुआ है और शरारत कर रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं। तो मैंने कहा हाफिज़ किधर है तू, सामने आ, ना कर इस तरह यार, काम करने दे, रात का टाइम है, उल्टा तू काम करने के मुझे डरा रहा है। मैंने इस तरह की बातें की तो देखा कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने फिर काम में शुरू हो गया। तो फिर मेरे राइट साइड पे बाकायदा तौर पे जैसे कोई ऐसे हाथ से पकड़ के हिलाता है, जैसे कोई बुलाने के लिए पीछे से पकड़ता है और कहता है यार बात सुनना, और ऐसे पकड़ता है शोल्डर से, कंधे से। तो ऐसे मेरे हाथ आया और मुझे झटका लगा। मुड़ के फ़ौरन देखा कि ये क्या हाफिज़ ने हरकत की है। पीछे आया और मुझे डराने के लिए, जिस तरह अमूमन हम लोग करते भी, किसी को डराना हो ना, पीछे से उसको जाके पकड़ के इस तरह हाउ करते हैं और हाथ से डराते हैं, बंदा डर जाता है। तो आवाज़ तो कोई नहीं, उसको पकड़ के झटका दिया। उसने मुड़ के देखा कि यार हाफिज़ की ये क्या बदतमीजी है। तो पीछे कोई भी नहीं था। वो कह रहा है यार ये मेरा वहम था या ये क्या हुआ है। अब वो कह रहा है मेरे अंदर थोड़ा सा खौफ आया। पहले मुझे थोड़ा सा इतना खौफ नहीं महसूस हुआ था, अब मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। कहता है मैं फिर काम में लग गया, काम तो मुकाना था। तो मैंने आवाज़ दी हाफिज़ हाफिज़, कि उसका घर करीब है, किधर है यार आजा। इस तरह आवाज़ दी कि हाफिज़ मेरी आवाज़ सुन के आ जाए, काम को मुकाएं। लेकिन असल में अब मैं खौफज़दा था कि काम ख़त्म हो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दोबारा से मेरे इस कंधे पे, पहले इस कंधे पे, इस कंधे पे, अब पहले से ज़्यादा पकड़ के ज़ोर से हिलाया गया, झंझोड़ा गया। इस दफ़ा इस तरह झंझोड़ा गया कि मैं पूरा झटका लेके हिल सा गया कि यार ये कौन हुआ। मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया। मुझे लगा कि हाफिज़ शायद शरारत कर रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने इस दफ़ा ज़्यादा आवाज़ें दी हाफिज़ को, हाफिज़ किधर है यार, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, हाफिज़ 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 आ जाए यार, ये है वो है। मैं इस तरह करता रहा। अब मेरा काम की तरफ फोकस कम हो चुका था, मेरे अंदर खौफ आ चुका था और मुझे लग रहा था कि नहीं यहाँ पे मामलात कोई गड़बड़ है या क्या है, ये क्या हो रहा है। पहले छोटी सी चीज़ लगी, फिर पत्थर लगा, ये लगा, फिर इधर खींचा, अब कुछ हो रहा है। अच्छा मैंने चीज़ें पकड़ी हुई हैं, अंदाज़ इस तरह का है कि मैं काम कर रहा हूँ,
लेकिन असल में मैं काम नहीं कर रहा, मैं डरा हुआ हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसी लम्हे इतनी ज़ोर से मेरी गर्दन पे किसी ने थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा मुझे कि इतनी आवाज़ पैदा हुई। वो इतना ज़ोर से थप्पड़ था कि मैं मुंह के बल नीचे जा गिरा। इतना ज़ोर से जनाटेदार मुझे थप्पड़ पड़ा कि उस थप्पड़ के इतना ज़ोर लगा के मारा गया कि मैं अपना बैलेंस ना रख सका, और बैठा हुआ जो था, मैं नीचे ज़मीन जो बैठा हुआ था बिल्कुल मुंह के बल जाके गिरा। और एकदम मुड़ के गुस्से से देखा, डर के भी देखा कि कौन है पीछे, तो पीछे कोई भी नहीं था। बस कहता है उसी वक्त मैंने अपनी किट उठाई, जो सामान था, और उठाया और मैंने भागना शुरू कर दिया। कुछ सामान मेरा वहीं पे पड़ा रह गया। बाहर पहुंच गया, तेजी से इस तरह भागा, एक दफा गिर भी गया, स्लिप हुआ, मेरे कपड़े सारे भर गए। जब मैं गिरा हूं कहता है उस कब्रिस्तान के अंदर, तो जो मेरा बैग था वो गिर गया। कुछ सामान वहीं पे पड़ा था, मैंने बैग, पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो कह रहा है मुझे याद नहीं है मैंने बैग उठाया या मेरे गर्दन पे पहले से, तो मुझे कोई याद नहीं है। मैं खौफ से भागा हूँ, लेकिन जब स्लिप हुआ हूँ, मेरा पाँव स्लिप हुआ है, तो मैं टज करके ज़मीन पे गिरा हूँ। वो मैं स्लिप हुआ था और वो बैग भी शायद वहीं पे गिर गया, और उसके बाद मुझे नहीं होश, मैं भागना शुरू हो गया हूँ, जो भागा हूँ, घर पहुँच गया हूँ। मैं घर गया हूँ, कपड़े चेंज किए। घर वालों ने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा जी बारिश में गिर गया था, स्लिप हो गया था, खैर ये वो हो गया। जब मैं सुबह उठा हूँ तो हाफिज़ मेरे घर आया होता। मेरे घर वालों ने बताया कि बाहर हाफिज़ आया है। तो मैंने हाफिज़ को बिठाया, मैंने कहा हाँ यार रात तू किधर चला गया? तो उसने कहा यार मैं तो थोड़ी देर के लिए घर गया था। चलो तू जितनी देर काम कर रहा है तो मैं वापस आऊँगा, तो फिर इकट्ठे आगे काम करेंगे। तो मैं वापस आऊँ, उस्ताद जी आप थे ही नहीं। मैं आया हूँ तो वहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, मैंने सामान उठाया कि ये क्या किया आपने, सामान छोड़ गए। मैंने उस जगह से जहाँ पे आप काम करते सामान देखा, मैंने सामान उठाया। उसके बाद जब आने लगा हूँ रास्ते में देखा कि कुछ स्लिप होने का निशान भी है, और वहाँ पे भी बैग पड़ा हुआ था, बैग, और मैं ये उठा के आया हूँ। तो कहता है मैंने फिर हाफिज़ को बताया कि हाफिज़ मेरे साथ रात को ये हुआ है। तो हाफिज़ चौंका नहीं, बल्कि उसको ऐसा लगा जैसे वो इस बात से वाकिफ़ था। उसने कहा उस्ताद जी ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ऐसा अमूमन होता है, आपको पता है आपसे रात क्या गलती हुई है? उसने कहा नहीं। उसने कहा आपको शायद पता नहीं है, रात आप जिस जगह पे बैठे हुए थे वो कब्र थी, आप कब्र के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, आपको अंदाज़ा नहीं हो सका। आप साइड पे ज़मीन पे नहीं बैठे थे, ज़मीन तो गीली थी, बारिश हुई हुई थी, आप नीचे बैठ ही नहीं सकते थे। वो जो कब्र बनी हुई थी वो इस तरह नहीं थी कि स्लिप होते आप बैठ सकते, तो आप उसके ऊपर बैठ गए। पहले असल में आपको वार्निंग दी गई है, आपको पकड़ के झंझोड़ा गया, जो आपने सारी बात बताई है ना, आपका बाजू और ये झंझोड़ा गया कि कब्र से उठो। आवाज़ नहीं आई, लेकिन झंझोड़ने का आपको अंदाज ये था कि इससे उठो, हट जाओ। आप नहीं उठे, आपको समझ नहीं आई कि आपको इशारा क्या दिया जा रहा है। मैं होता तो शायद आपको फ़ौरन कह देता देख के भी, क्योंकि जब आप काम करना शुरू हुए तो उस वक्त आप खड़े हुए थे। मैंने कहा चलो उस्ताद जब तक कर रहा है मैं वापस आ रहा हूँ, आप उसको ने बता रहे हैं, आप उस तरह फिर बैठ गए। वो जो बैठे हुए थे आप कब्र पे बैठे हुए थे। उसने कहा हाँ मैं कब्र पे बैठा हुआ था। उसने कहा इसलिए आपको थप्पड़ पड़ा है कि आप कब्र पे ऊपर बैठे हुए, कब्र पे नहीं बैठना। उसने कहा तुम कैसे जानते हो सजाद हाफिज़, तुम्हें कैसे पता इस बात का? उस्ताद ने कहा उस्ताद जी हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, हमें बताया भी जाता है और हमने अपनी आंखों से कई नज़ारे देखे हैं। इस कब्रिस्तान में बाकायदा एक बुजुर्ग है जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी होती है, ब्लैक कलर की तस्बीह उसके हाथ में होती है, साफ़ा सफ़ेद कलर का उसने सर पे बांधा होता है। अक्सर वो कब्रिस्तान में रात को चक्कर लगाते हुए नज़र आता है। मेरे माँ बाप भी उसको देख चुके हैं, मेरा दादा भी उसको देख चुका है, मैंने भी उसको आंखों से देखा है कि एक रात जब मैंने निकला मैंने उसके बारे में सुन रखा था। लेट नाइट थी कि मुझे घर वालों ने कहा यार चीज़ ख़त्म हो गई है, जब मार्केट अभी कोई ना कोई दुकान खुली होगी लेके आ। तो कहता है मैं बाहर निकला, और जब मैं बाहर आया मैं अभी थोड़ा ही दूर आया था कि मुझे एक जगह पे ऐसे हल्की सी रोशनी नज़र आई और ऐसे नज़र आया कुछ चीज़ चमक रही है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी तो वाकई एक सफ़ेद कपड़ों पे बुज़ुर्ग जिसकी एक सफ़ेद सी लंबी सी दाढ़ी थी, चेहरा उसका इस तरह था जैसे चमक रहा हो, उसके चेहरे के अंदर रोशनी निकल रही हो, बाकायदा जिस तरह बल्ब जल रहा होता है, एनर्जी सेवर जल रहा है सामने, एनर्जी सेवर से जैसे रोशनी फूट रही होती है, निकल रही होती है, उसके चेहरे से इस तरह बाकायदा रोशनी निकल रही थी। बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, इतना सफ़ेद, इस तरह रोशनी निकल रही थी उसके अंदर कि उसकी आँख, नाक, होंठ नज़र नहीं आ रहे थे, सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी चेहरे की जगह पे। हाथ इतने सफ़ेद जैसे उसमें से रोशनियाँ फूट रही हों। उसने सर पे एक सफ़ेद साफ़ा बांधा हुआ था,
वाइट उसने शलवार कमीज़ पहने हुई थी, सिर्फ उसका मैं ये चेहरा जो सफ़ेद था और उसकी मुझे दाढ़ी नज़र आई, जो उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, मैंने उसकी दाढ़ी देखी है। चेहरे की जगह पे रोशनी ही रोशनी देखी है। जहाँ पे उसके मैंने सफ़ेद कपड़े देखे हैं, सफ़ेद उसका साफ़ा देखा है, उसका सफ़ेद चेहरा देखा, सफ़ेद दाढ़ी देखी है, वहीं पे उसके हाथ में एक काली तस्बीह भी थी, बड़े बड़े उसके दाने थे और वो तस्बीह पढ़ रहा था और वो इस अंदाज में सामने गुजर रहा था। चाहता तो मेरी तरफ मुड़ के देख सकता था, लेकिन उसने मेरी तरफ जान के नहीं देखा, वो अपनी तस्बीह करते हुए आगे चला गया। तो उसने पूछा, सजाद ने हाफिज से, यार वो इंसान भी तो हो सकता है। उसने कहा, उस्ताद जी इंसान अंधेरे में नज़र नहीं आता, वो अंधेरे में चल रहा था, मैं उसको देख ही ना पाता, लेकिन क्योंकि उसके चेहरे वाली जगह से भी रोशनी निकल रही थी, उसके हाथों से भी रोशनी निकल रही थी, उसके सफ़ेद कपड़े इस तरह चमक रहे थे जैसे वो कपड़े एनर्जी सेवर के बनाए गए हों, किसी बल्ब के बनाए गए हों, इतनी ज़्यादा उसमें से रोशनी निकल रही थी। और उसके हाथ में जो तस्बीह थी वो तक मैंने देख ली। कब्रिस्तान में अंधेरा होता है, लाइटें नहीं लगी होती कि हम कुछ देख सके, रोशनी में नहीं था, अंधेरे में था, लेकिन घुप अंधेरे में एक चमकती हुई चीज़ जो इस तरह चमक रही हो, चेहरा, हाथ, बाजू, कपड़े, कि आप उसको देख लें तो क्या वो कोई इंसान हो सकता है? इंसान सफ़ेद कपड़े पहन के अगर कब्रिस्तान में चला भी जाए और दूर आपके सामने हो तो सिर्फ नज़र आएगा हाँ कोई है, इतना ज़्यादा चमकता हुआ नज़र नहीं आया। मैंने सुन रखा था और हम लोग डरते तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डरते बाकी इंसानों की तरफ। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा कि इसको देखूं ये क्या करता है। तो वो चक्कर लगाते लगाते मेरे सामने थोड़ा ही दूर गया और मैंने अपनी आंखों से उसको गायब होते देख लिया था कि वो मेरी आंखों के सामने गया और उसके बाद गायब हो गया है वो बुज़ुर्ग। उसके बाद ये कोई गुंजाइश नहीं बचती कोई इंसान था या नेक बुज़ुर्ग जिन था। उसके बाद जब सामने जाके गायब हो गया तो मैं समझ गया, तो मैं आगे नहीं जा सका मार्केट। मैं अंदर घर की तरफ वापस गया। मेरे बाप ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी मैंने बुज़ुर्ग को देख लिया है और इस तरह देखा, मेरी आंखों के सामने गया, गायब हो गया। तो मेरे बाप ने कहा बेटा डरना ना, हमने कभी डरना नहीं है इस मखलूक से। वो अल्लाह की मखलूक है, नेक मखलूक है, वो इबादत गुजार मखलूक है, वो इंसानी रूप में है, इस वक्त बुज़ुर्ग का रूप धारे, इस वक्त कब्रिस्तान में फिर रहे हैं, गायब हो गए हैं, तो उनको अपना काम करने दो। तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? तुम्हारे दिल में खौफ किस चीज़ का आया है? हम यहाँ पे रहते आए हैं, हमने इससे बड़े बड़े नज़ारे देखे हैं। तुम्हें भी अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तुमने कब्र खोदनी है, वहाँ पे भी नज़ारे मिलेंगे, रातों को यहाँ पे जागना है और भी नज़ारे मिलेंगे। तो अभी से अपने आप को मजबूत बनाओ, जाओ और अभी से गुजर के जाओ। तुम्हें सामने भी नज़र आ जाए तो तुमने कुछ भी नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, कोई हम कलाम नहीं करना, अपने काम से काम करना है और गुजर जाना है। उसको सलाम तक भी नहीं करना, क्योंकि वो इबादत गुजार है, वो नेक है, हमने उसके किसी काम में मुदाखलत नहीं करनी। कहते जब बाप ने मुझे ये कहा तो फिर मैं चुप करके बाहर निकला और मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं। मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं कांप रहा था, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता बाहर आ गया। मैंने सामान लिया और उसके बाद घर पहुंच गया। ये बात जो मैंने सुन रखी थी मेरी आंखों ने देख ली। उसके बाद भी कई, वो कहता है वहाँ पे मैंने नज़ारे देखे। अब हम आदी हो गए हैं, अब आंखों को कोई इस तरह का नज़र भी आ रहा तो हम खौफजदा नहीं होते, गुजर जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, हाफिज़ ने और सजाद ने जब ये बात बताई तो सजाद ने कहा वो पहला वाक़या था जब मुझे थप्पड़ पड़ा था बहुत ज़ोर का। और हाफिज़ ने कहा आपको थप्पड़ किसी और ने नहीं, क्योंकि उसी बुज़ुर्ग ने मारा होगा, क्योंकि आप कब्र पे बैठ गए थे। और वो बुज़ुर्ग रातों को वहाँ पे फिरते हैं, तकरीबन वो 12 बजे के करीब ही फिरते हैं। और उस दिन कल रात को भी सेम वही टाइम था उस बुज़ुर्ग की इबादत का टाइम, जब वहाँ पे फिर रहा होता है। तो उसने आपको कब्र पे बैठा हुआ देखा होगा, आपको इशारों से मना किया, आप नहीं उठे तो उसने आपको थप्पड़ मार के हटाया है। उसके बाद भी वो कहता है सजाद के वो हमारे काम हैं, चलते रहते आगे भी। हमने कई और वहाँ पे नज़ारे देखे। तो मैंने वहाँ पे फरमाइश की, मैंने कहा यार आपका किससे मिलना होता है? मून से कहा। तो उन्होंने कहा जी मेरा उस सजाद से भी मिलना होता है, जो फ़र्जी नाम है, असल में उसका एक और नाम है, अभी भी हमारे पास आता है। और वो जो हाफिज़ है गोरकन, वो भी मुस्तकिल हमारे पास आता है। उसके पास तो कई कहानियाँ जो वहाँ उस कब्रिस्तान की, अभी भी उनकी रिहाइश उस कब्रिस्तान में है और वो रहते हैं, तो मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश है, हो सकता है मैं एक ऑफ कैमरा स्टोरी हाफिज़ के साथ उसके उसी कब्रिस्तान में जहाँ पे वो बुज़ुर्ग रहता है और बुज़ुर्ग वो फिरता है, अभी भी वो जगह है और अभी भी फिरता है। इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा राज की, फ़िलहाल अभी नहीं। तो मेरी ख्वाहिश ये हुई, मैंने कहा सजाद के पास बहुत सारी कहानियाँ उस कब्रिस्तान से रेलिवेंट जो उसने देखी हैं। तो मैंने कहा अभी नाम मुझे आज बताएं, मैं आज यही कहानी सुनाने दें। अगली वो सुनाने लगे थे, मैंने कहा यही सुनाने दें। सजाद से मेरी मीटिंग करवाएं, सिटिंग करवाएं और मैं उस कब्रिस्तान में बैठ के कैमरा लगा के कहानी रिकॉर्ड करूँगा। अल्लाह का जिक्र करेंगे वहाँ पे कुछ देर बैठ के, और कहानी सुनाना कोई गुनाह थोड़ा है, थोड़ी सी कहानी सुना देंगे। और वहाँ का वाक़या होगा उस कब्रिस्तान का, तो मैं चाहूँगा हाफिज़ सुना दे या हाफिज़ मुझे सुना दे, मेरे पास बैठ जाए
और अगर उसका सुनाने का अंदाज़ अच्छा होगा तो उसी की ज़ुबानी सुनेंगे, नहीं तो मैं उससे सुन के वहीं पे बैठ के सुना दूंगा और कि हाफिज़ साहब यही आपकी कहानी थी, सही सुनाइए, वो भी कह दें कि हाँ ठीक है। हो सकता है हम उस बुज़ुर्ग को देख पाएँ या हम कैमरे में वो बुज़ुर्ग आ जाए, तो मेरी ख्वाहिश होगी मैं उससे हम कलाम ज़रूर हूँ। आज भी कहते हैं उस कब्रिस्तान में बहुत हैबत है, बहुत खौफ है, लोग नहीं जाते। तो मैं इंशाल्लाह लाइनअप कर रहा हूँ जल्द ही इंशाल्लाह हाफिज़ का साथ लाइनअप करके। आप कहेंगे, अगर आप मना कर देंगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहेंगे तो हाफिज़ के साथ कमेंट्स में लिखें आप लोग, मैं हाफिज़ के साथ करूँ एक प्रोग्राम। आपकी ख्वाहिश पे अगर है तो हाफिज़ में शहबाज बच्चे को भी मैं बुला लूँगा, हम कब्रिस्तान में बैठ के उसी जगह पे शायद बुज़ुर्ग को भी देख सकें और कहानी भी वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, वहीं की ही जो असल में कहानी होगी। और हो सकता है जो कहानी हम सुना रहे हों वही वाक़या जो हुआ था उस लम्हे भी हो जाए। हम बैठे रहेंगे, उठ के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है वो मखलूक अपना आप रिकॉर्ड भी करवा दे, तो कहानी के साथ साथ रियल में भी वैसा हो जाए। तो कमेंट्स में लिखिए, क्या हम रिस्क लें, क्या ये मैं करूं? आप कहेंगे नहीं, यहीं पे बैठ के सुनाएं, तो यहीं पे बैठ के हाफिज़ की जितनी और कहानियाँ होंगी वो भी सुना दूंगा, आपकी भेजी हुई होंगी वो भी सुना दूंगा, और आप कहेंगे वहाँ पे जाके करें, तो इंशाल्लाह वहीं पे जाके कहानी रिकॉर्ड करूँगा। ये थी आज की कहानी, जो सच्ची कहानी जो मैंने आपको भेजी, मून ने मुझे भेजी। तो आप भी मुझे अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। हर दफ़ा एक ही बात इसलिए रिपीट करता हूँ, नए आने वाले अगर कहानी सुने, क्योंकि लोग शेयर करते हैं कहानी, एक दूसरे को भेजते हैं, तो जो नए आने वाले हैं वो कहानी को सुनने के बाद भेजने के लिए परेशान ना हो जाएं कि कहाँ पे भेजें। तो जी आप वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहानी पे लिख के भी कहानी भेज सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में कहानी लिख के मुझे भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करना चाहें तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसके शुरू में अपना नाम, अपने शहर का, गाँव का, मुल्क का नाम बताएं, सबका असली नाम बताएं, और ये मुझे बता दें कि मैंने कहानी में सबका नाम असली लेना है या फ़र्ज़ी नाम लेना है। और वॉइस मैसेज एक ही लंबा रिकॉर्ड करके भेजें। अगर कोई बात भूल जाए तो एक और छोटा सा बाद में और भी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर दें। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें, एक लफ्ज़ स्टोरी, STORY, लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपने जो मुझे भेजना है लिख के, वो लिखना है स्टोरी। यानी शुरू में वॉइस मैसेज भेजें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ लाजमी स्टोरी लिखना है, क्योंकि ये होता है जब इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, मैं ऊपर से ऐसे तेज़ से देख रहा होता हूँ, तो जहाँ पे भी लफ्ज़ स्टोरी नज़र आता है उसको खोल के मैं स्टोरी आपके नाम से सेव कर लेता हूँ और नंबर आने पे आपकी कहानी सुनाता हूँ। वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं होती। और इसको भेजना किस नंबर पे है? पाकिस्तान से जो बाहर वाले लोग हैं वो पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 66555 00। रिपीट करता हूँ, +92 313 66555 000। और जो पाकिस्तान से लोग हैं डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665550। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।